Berlin's great day dawns with the arrival of the Olympic flame at the end of its 2,000-mile journey from Greece. And meanwhile, a packed stadium and flag-draped cheering streets greet Chancellor Hitler on his way to perform the opening ceremony. साल था 1936। बर्लिन ओलंपिक्स। उस समय हिटलर की प्रसिद्धि जर्मनी में पूरी तरह फैली हुई थी। आखिरी मैच बिटवीन जर्मनी एंड इंडिया। ये मैच भारतीय हॉकी के इतिहास में कुछ ऐसा छाप छोड़ने वाला था जो किसी ने भी नहीं देखा था। ध्यानचंद, जिन्हें बाद में मेजर की उपाधि दी गई, ऐसे महान खिलाड़ी इस मैच में एक भी गोल नहीं कर पा रहे थे। दर्शक बहुत ही आश्चर्य में थे और माहौल भी गर्माहट भरा था। काफी प्रयासों के बाद भी जब मेजर ध्यानचंद जी कोई भी गोल नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। उन्होंने अपने आप से ही गोल पोस्ट को मापना शुरू किया और फिर वो रेफरी के पास गए। उन्होंने रेफरी को समझाया। पहले तो रेफरी नहीं माना, लेकिन बाद में कई प्रयत्न के बाद रेफरी ने ग्राउंड मैनेजमेंट टीम को बुलाया और उन्हें गोल पोस्ट की दूरी को मापने की बात की। तो गोल पोस्ट का मेजरमेंट लिया गया और फिर पता चला कि गोल पोस्ट का एक्चुअल मेजरमेंट जितना होना चाहिए था उतना तो है नहीं। मेजर जी की बात सच निकली। गोल पोस्ट के मेजर को सही किया गया और अंत में खेल को फिर से आरंभ किया गया। खेल चलता गया और अंत में भारत की जीत हुई 8-1 से जर्मनी को हराकर। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविज़न वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों में ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फ़ोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज़ लड़कों को सिखाने के लिए फेंक लेते थे। इस खेल के बाद ध्यानचंद जी से हिटलर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने ध्यानचंद जी को जर्मनी का सिटीजनशिप और साथ ही साथ उन्हें आर्मी के एक बड़े पोस्ट का ओहदा दे दिया। लेकिन ध्यानचंद जी ने बड़े पोलाइटली इसे इनकार कर दिया। खैर, आज हम ध्यानचंद जी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उनके बोध शक्ति की। उन्होंने इस चीज का पता इसलिए लगा लिया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई अभ्यास किए इस खेल को सीखने में, समझने में, और इसी के कारण शायद उन्हें छोटे से छोटे परिवर्तन दिखाई दे जाते हैं। You know, sometimes your mind plays tricks on you. It can tell you you're no good, that it's all hopeless. But I've discovered this. You are loved and important, and you bring to this world things that no one else can. So hold on. मैंने सोचा अगर बात अभ्यास की हो रही है तो क्यों ना एक पुस्तक से बात की शुरुआत हो। जहां पर प्रैक्टिस के बेसिक प्रिंसिपल की बात की जा रही हो, जिसे सुन सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी बड़े आसानी से इस बात को समझ पाए। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी ही एक पुस्तक के बारे में जो आपके प्रैक्टिस के बेसिक प्रिंसिपल में खरा उतरे। द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे लिखा है थॉमस एम स्टर्नर के द्वारा। मैं इस पुस्तक के कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इन विचारों को लेकर सहमति का भाव रखते हैं या फिर नहीं रखते, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। तो लेट्स स्टार्ट। शुरुआती दिनों में
लेखक को गिटार और बाद में पियानो बजाने का बड़ा शौक हुआ। लेखक जब 4 साल के थे तब से वे ये दोनों चीजें करते थे और करीब करीब 19 साल आते आते उन्होंने इन दोनों चीजों पर महारत हासिल की। और मिड 20s तक आते आते उन्होंने गाने निकालना, धुन निकालना, धुनों को मोड़कर नए धुन निकालना तक आ चुका था। 30 साल में पहुंचने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि गोल बनाना ठीक है, मगर उस गोल तक पहुंचने के लिए जो अभ्यास का प्रोसेस होता है उसे अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, उसे अगर आप डिसिप्लिन के तराजू पे नहीं रख रहे हैं, तो आपका गोल कभी भी पूरा नहीं हो सकता। I was talking to a friend of mine and I was really frustrated. I told my friend, even if your goal was to be President of the United States, your plan for that goal would still just need to be a single page. Now, I'm not a political scientist, and I was not trying to convince my friend to run for president, but I was arguing to my friend that more people would be able to achieve their really big goals if they knew how to design a plan for that goal that was just a single page. इस विचार को आगे बढ़ाते हुए वो फिर आगे कहते हैं, गोल तक पहुंचना एक स्लो प्रोसेस है, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing, right? So clearly there's no results, can't be measured, it must not be effective. So we quit, right? Or if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it, like in a relationship, I bought her flowers and I wished her happy birthday and she doesn't love me. Clearly I'll give up. You know, that's not what happens. If you believe there's something there, you commit yourself to an act of service. इस विचार को सुन मुझे कबीर जी के वो दोहे याद आ गए। वो कहते थे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होई। इसके बाद उन्होंने गोल्फ में हाथ आजमाया। वे कहते थे, मैंने देखा कई सालों तक गोल्फ प्रैक्टिस करने के बावजूद भी लोग इस चीज पर पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? कारण है ध्यान। लोग आज के समय मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यानी एक बार में कई चीजों को करना, जिसके कारण वे एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। A few years ago, I began to observe something in my own behavior that made me a bit uncomfortable. And that was that from the moment that I woke up to the morning, to the end of the day, my life was a series of screens. I could spend hours on this thing every single day. What happened during this time? It took about a week to adjust downward into a new, lower level of stimulation. But once I did, I noticed that 3 curious things began to happen. First, my attention span grew. In addition to this, though, as I was going about the world, and especially when my mind wandered a bit, I had more ideas. And on top of this, I had more plans and thoughts about the future. लेखक ध्यान को मन से जोड़ के देखते हैं। वे कहते हैं, मन बड़ा चंचल है। मन एक घोड़े के समान है, जहां एक घुड़सवार बैठा हुआ है। अगर हम उस घोड़े को नियंत्रित ना करें तो घोड़ा जिधर ले जाएगा हमें उधर ही जाना पड़ेगा। इस विचार को सुन मुझे गीता के उस भाग का ध्यान आता है जहां मन की अवस्था को रथ के रूप में समझाया गया है। Now, if the passenger, the rider in the chariot, the warrior, whoever it is not alert, then the horses have a will of their own. They are conscious beings, unlike the wheels of a car. And if the horses go wild and zoom, they will just drag the chariot anywhere. So now the Bhagavad Gita compares the mind to a chariot. In 16th chapter, idam adyamaya labdham imam prapse manoratham idam asti idam api me bhavishyati punardhanam.
16.13, Krishna is depicting the mentality of the ungodly, the demoniac. And he says, Idam adyamaya labdham, this much I have attained. Imam prapse manoratham, and this I will get in the future. Idam asti idam apime, I have already accumulated so much. And bhavishyati punardhanam, more I will get in the future. All this, the central point here is idam adyamaya labdham imam prapse manoratham, the chariot of the mind. लेखक कहते हैं कि जब मैं गोल्फ सीखने लगा तब मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने मुझसे कहा, काश कुछ ऐसा होता कि मुझे बिना मेहनत के ही ये चीज खेलने आ जाता। मुझे इन बातों पर हंसी आती है। आखिर लोग कैसे ऐसे सोच लेते हैं? लेखक हमें प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट पर ध्यान देने में जोर देते हैं, न कि गोल ओरिएंटेड माइंडसेट पर। If you want to achieve your goals, don't focus on them. That goes against everything we've ever said about goals, right? Everyone ever talks about goals. We set goals for ourselves, but our goals are things that are outside of our control. So if you spend too much time focusing on your goals, you never achieve them. Behaviors, by contrast, are things that you alone can do. It doesn't take a parent, a teacher, a coach, a friend, a neighbor, a spouse, a child. It doesn't require anyone else. You alone can do behaviors, and behaviors are the things that you focus on in order to achieve your goals. लेखक इसे हमें एक टर्म से समझाते हैं और वो है द पैराडॉक्स ऑफ फोकस। पैराडॉक्स का अर्थ होता है विरोधाभास, यानी एक चीज के विरोध में दूसरे चीज का होना। लेखक कहते हैं कि प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट एक पैराडॉक्स ऑफ फोकस की तरह है, जहां अगर आप बस प्रोसेस पर ध्यान दें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अपने गोल तक पहुंच गए हैं। द पैराडॉक्स इज दैट व्हेन वन इज ट्रूली इमर्स्ड in the process, the outcome typically takes care of itself, leading to better performance. I worked alone in solitude all the time. All those years I was working alone in solitude, and I had to do this work that was extremely boring, but I had to focus at my highest level, and it gave me the opportunity to look at what I was reading, whether it was about Zen or later sports psychology or whatever, and then apply it to what I was doing on a daily basis. By the time I got into my mid-20s, everybody was telling me I was the most disciplined person they knew, which I thought was kind of funny because I didn't really see myself different. I realized that that was actually true. I was a pretty disciplined person. I thought I need to write about this, and that was the first book called The Practicing Mind. वो फिर आगे कहते हैं कि प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट आपको खुद पर विश्वास करने में बल देगा। Somewhere deep inside, you know what kind of person you were designed to be. If you want to produce great acorns, think like an oak, not like an acorn. Think like the person you intend to become. ये आपको चीट मेथड या चीट सिस्टम वाले माइंडसेट से बचाएगा। वो फिर आगे कहते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए ये प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट काम ना करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक समान नहीं होता। वे लिखते हैं, नॉट ऑल द इंडिविजुअल्स थ्राइव व्हेन फोकसिंग सोलली ऑन द प्रोसेस। सम मे बी रिक्वायर क्लियर टैंजिबल गोल्स टू स्टे मोटिवेटेड एंड अकाउंटेबल। We're all looking for the perfect life, the perfect relationship, the perfect product, perfect pictures. And yet I say to myself, in our own humanness, is perfection possible? लेखक कहते हैं, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष ये इंसानी दिमाग पर तब हावी हो जाता है जब इंसान एक अनरियलिस्टिक परफेक्ट लाइफ की कामना करता है। लेखक आगे कहते हैं कि सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट
ये लोगों को एक ऐसा लाइफ दिखाता है जहां पर लोग परफेक्ट हैं, उनका लाइफ खुशियों से भरा है। Having free time is only for those who are inwardly free. If you are not inwardly free and you give yourself free time, your free time will annihilate you. Freedom is only for the free. You are still slave to your body, your hormones, to all the social influences. And outwardly, you have been gifted a free mobile phone, free data, and a lot of free time. लेकिन वास्तविकता में ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये हम भी जानते हैं। मगर इन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में, इन एडवर्टाइजमेंट के जाल में हम ऐसे फंस जाते हैं कि पता ही नहीं चलता ये सोच जो हमारे भीतर है, वो सोच वास्तव में हमारी सोच भी है कि नहीं। हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में, एडवर्टाइजमेंट के जाल में कुछ ऐसे गोल रख देते हैं जो या तो अनरियलिस्टिक होता है या फिर वो हमारे लिए बना ही नहीं है। अगर हम उन गोल को प्राप्त भी कर ले, फिर भी हमें शांति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो हमारी सोच पहले से थी ही नहीं, वो तो किसी और की सोच थी जो हमारे भीतर डाल दी गई है। What's it doing to our brain? What's social media doing to our brain? There's a book I love called Thrilled to Death. It's continually pressing on your nucleus accumbens that produces dopamine, continually pressing on the pleasure centers in your brain. But the problem with that is the more you press on them, they begin to become numb. फिर लेखक आगे कहते हैं कि परफेक्ट लाइफ या परफेक्ट वर्क नाम का कुछ होता ही नहीं है। अगर हम अपना गोल परफेक्शन पर लगाएंगे तो हम लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे और ना ही उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस में चलकर हम गोल तक जा रहे हैं। किसी भी प्रैक्टिस को सही से करने का एक और तरीका ये है कि उसे आप अपनी आदत बना ले। लेखक कहते हैं, हैबिट्स डिक्टेट आवर बिहेवियर्स फ्रॉम रिएक्शन टू डेली चॉइसेस। One way to think about it is just kind of basic math. Like if you just look at the numbers, if you were able to improve by 1% each day for an entire year, and those gains compound, you would end up 37 times better at the end of the year. And if you were to get 1% worse, you would whittle yourself almost all the way down to zero. What's interesting here is that everybody wants a transformation, right? Everybody wants a radical improvement, we want rapid success. But we fail to realize that small habits and little choices are transforming us every day already. अगर आप अपने अभ्यास को अपनी आदत बना ले तो ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बड़ी मददगार साबित होती है। लेखक कहते हैं, आपकी आदत आपके मानसिकता को बनाता है, इसीलिए आपको आपके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इससे आपको आपके बारे में पता चलेगा और अगर कोई गलत आदत आपको है तो उसका भी पता आप इसी माध्यम से लगा सकते हैं। Activity dependent plasticity. This is the function by which the brain is continually modified through the 150 trillion cell-to-cell synaptic connections that are made in response to your everyday experiences. Point that I hope you take home today is that not only are they contributing to your self-identity, but they are continually changing your brain, and they are strongly influencing your health and longevity. आदत आपको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस करने में मदद करती है। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स माने वो काम जो आप बिना होश के कर देते हैं। जैसे साइकिल का एग्जांपल लेते हैं। साइकिल चलाने की आदत ने आपके दिमाग में एक ऐसा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्रिएट किया है जिसके कारण अभी आप कभी-कभी बिना सड़क को देखे ही काफी दूर तक साइकिल चला लेते हैं।
लेखक कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ नए आदत बनाना और पुरानी आदतों को छोड़ना बहुत ही चुनौती भरा होता है, मगर एक बार अगर आपकी अच्छी आदत बन जाए तो ये आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल डालेगी। Sometimes when I say the answer is habits, people tune out. Because it's not as sexy as the cleanse diet that celebrities swear by. Aristotle said, we are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. Having good habits is the equivalent of a sensible financial plan where you save a little bit every month and then let the compound interest do its job. If you don't think compound interest is sexy, let me remind you, it works without you having to think about it. अगर आपको आदत के ऊपर जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको एटॉमिक हैबिट की पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। इट इज़ द बेस्ट बुक फॉर हैबिट विच आई रिकमेंड टू यू। चैप्टर 5 के शुरुआत में ही लेखक हमें बताते हैं समय के साथ साथ लेखक और उनकी माँ का संबंध और भी घनिष्ठ होने लगे थे, लेकिन इसी बीच उनकी माँ की हालत अचानक खराब हो गई। तब लेखक बताते हैं कि उस समय अपनी माँ की मानसिक ताकतों को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना रास्ता स्पिरिचुअल लिटरेचर की ओर बढ़ाया। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक दर्शन ने उन्हें खुद को जानने में, खुद को सवाल करने में जोड़ दिया। इन बातों का जिक्र वो अपने पुस्तक में भी करते हैं। वो कहते हैं कि बिना खुद को जाने समझे अगर आप कोई भी काम करते हैं तो हो सकता है कि आप उस कार्य को बीच में ही छोड़ दें। अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से बताऊं तो लेखक हमें बता रहे हैं कि हम अपने आप से छल करते हैं, हम अपने आप से झूठ कहते हैं। इसलिए अगर हम अपने विचारों पर ध्यान ना दें और हम अपने दर्शन पर मंथन ना करें तो 50 बुक पढ़ लीजिए सेल्फ हेल्प के, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। गौतम बुद्ध सेस यू आर योर ओन मास्टर, यानी आप ही स्वयं के मार्गदर्शक हैं। अगर आप ही स्वयं को नहीं समझ सकते तो दूसरों को क्या समझेंगे? Do you pray to God? God in what sense? In what sense do you see God? Is there a God? There is, let's say, the theistic religions. Their fundamentals of the faith is creator, God, as a creator. And then non-theistic religion, no concept of God, creator. Of course, Buddha, as a Buddhist, we consider Buddha as a teacher. Teacher, not a God. Not God, not creator. So, some kind of the concept of self-creation. The Buddha stated, you are your own master. So everything depends on yourself. इसी पर अस्तित्ववादी दार्शनिक सार्थ का कहना है, इंसान का अस्तित्व असलियत में कुछ होता ही नहीं है। इंसान अपना अस्तित्व अपने चुनावों से बनाता है। खैर, लेखक फिर आगे कहते हैं कि हमें अपने विचारों पर कई बार मंथन करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ हमारा विचार भी बदलते और निखरते रहते हैं। वो फिर आगे कहते हैं कि विचारों को हमें एक दर्शक के भांति देखना चाहिए। जैसे हजारों विचार हमारे दिमाग में आते और जाते रहते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये विचार हम नहीं हैं, हम अलग हैं और ये विचार अलग। हमें इन विचारों को एक दर्शक की भांति देखना चाहिए और उनका लुत्फ उठाना चाहिए। ऐसा करने पर हमें दूसरों को देखने का एक अलग नजरिया मिलता है। फिर कहीं पर लेखक लिखते हैं कि हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। परफेक्शन एक ऐसा इल्यूजन है जहां पर एक नाभिक मानो क्षितिज ढूंढ रहा हो। आर्ट एंड फियर, जो कि एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है जिसे लिखा है डेविड बेलिस एंड टेड ऑर्लेन के द्वारा, वहां पर उन्होंने
एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। वे लिखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी सारे फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स को बुलाया, फिर उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को बोला गया कि आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर मार्क मिलेगा, जैसे फोटोज अगर बहुत अच्छे हुए तो आपको ग्रेड ए मिलेगा, थोड़ी सी कमी हुई तो ग्रेड बी मिलेगा, और ऐसे ही ग्रेड कमता जाएगा आपके फोटो के क्वालिटी के हिसाब से। और दूसरी तरफ ग्रुप बी को बताया गया आपको आपके वर्क के ऊपर मार्क मिलेगा, यानी आप जितने अच्छे फोटोज खींचेंगे उसी हिसाब से आपको मार्क मिलेगा। यानी सीधा सीधी हिसाब ये है कि ग्रुप ए क्वालिटी एंड ग्रुप बी क्वांटिटी विद गुड अप्रोच। और अंत में जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि ग्रुप ए के स्टूडेंट्स ने परफेक्शन को खोजने के चलते अपने फोटोज को खराब कर दिया, लेकिन ग्रुप बी के स्टूडेंट्स ने ऐसा गलती नहीं किया, जिसके कारण ग्रुप बी ने ज़्यादा स्कोर किया। और ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि हमें उच्चतम की खोज करनी चाहिए, ना कि श्रेष्ठतम की। श्रेष्ठतम आपको आज नहीं तो कल ऊपर ले आएगा, लेकिन वो सदैव आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन उच्चतम आपके जीवन को पूरी तरह से बदल डालेगा, ये ध्यान रखिएगा। The 4 S words। लेखक हमें यहाँ 4 S वर्ड्स के बारे में बताते हैं: सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट एंड स्लो। सिंप्लीफाई यानी किसी भी बड़े चीज को आपको पहले आसान बनाना होगा। हमारा ब्रेन कॉम्प्लिकेटेड चीजों को देखकर घबरा जाता है, इसीलिए चीजों को जितना आप आसान और मजेदार बनाएंगे उतना ही आपको वो चीज करने में आसानी होगी। सिंप्लीफाई के ऊपर बहुत ही एक खूबसूरत बुक लिखा गया है, जिसे लिखा है जेसी न्यूटन जी के द्वारा। बुक का नाम है सिंप्लीफाई वर्क। यहाँ पर सिंप्लीफाई को 3 स्टेजों में बांटा गया है। पहला स्टेज क्लेरिफाई, दूसरा स्टेज ऑर्गेनाइज और तीसरा स्टेज रिड्यूस। क्लेरिफाई का मतलब होता है चीजों को जितना आप क्लियर करेंगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। दूसरा ऑर्गेनाइज, चीजों को आपको सहज करके और ऑर्गेनाइज करके रखने से काम बहुत ही आसान हो जाता है। और तीसरा है रिड्यूस। रिड्यूस का माने यहाँ बनता है कि आपको हजारों चीज़ों में से कुछ विशेष चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसे छान के निकालना होगा। ये चीज़ आपके अन्य चीज़ों में से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इस पर आपको ज़्यादा या विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा करने पर आप काम को रिड्यूस कर पाएंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। स्मॉल, बड़े चीजों को छोटे हिस्सों में बांटना और उस छोटे से हिस्से में ध्यान देना। ऐसा करने पर आप काम के प्रोसेस को स्टार्ट कर पाएंगे और बाद में उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक महान साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा। लेखक कहते हैं छोटे हिस्सों का काम आपको उस बड़े हिस्से का फल देगा जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब है काम के समय को आप छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, जिससे आपको उस काम का स्पेसिफिक टाइम जोन मिल जाएगा। इसके बाद आता है स्लो। किसी भी काम को आपको अभ्यास के द्वारा प्राप्त करने के लिए समय लगता है, इसीलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसे आपको समझना होगा, तभी आप उस चीज को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
7वें चैप्टर में लेखक हमें 2 टर्म के बारे में समझाते हैं। पहला इक्वानिमिटी और दूसरा DOC। सबसे पहले बात करते हैं इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है अपने दिमाग को शांत और विवेकशील रखना हर अवस्था में। इंसान वही सफल हो सकता है जो कि विवेकशील हो, ना कि वो जो हमेशा चिंतित और बेचैनी में रहे। लेखक कहते हैं इंसान को हर अवस्था को उसी प्रकार देखना चाहिए जिस प्रकार वो अवस्था है, न उससे अधिक न उससे कम। अभ्यास का ही उदाहरण ले लीजिए। कभी कभार ऐसा प्रतीत होता है कि रोज रोज कोशिश करने के बावजूद भी हम उस गोल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कभी कभार आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इस चीज को देखकर। लेकिन इस पर लेखक कहते हैं यू हैव अ चॉइस टू डू और नॉट टू डू, यानी आपके पास चुनाव का अधिकार है। या तो आप अभ्यास और कोशिश के कारण उस काम को कर ले, या तो आप उस चीज को छोड़ दें। ये पूरा पूरी आपके हाथ में है। आप बस अपने हाथ में रखे हुए उस काम को कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये करने पर आप गोल तक जा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में आप वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए आपको चाहिए इक्वानिमिटी, यानी विवेकशीलता। अब आते हैं दूसरे टर्म पर, DOC। D for do, O for observe and C for correct। अब एक एक करके समझते हैं ये क्या है। पहला do यानी लेखक हमें यहां सोचने के साथ साथ काम करने पर भी जोर देते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान अपने सोच में इतना खो जाता है कि काम करने पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। लेखक कहते हैं कि काम को करने से पहले उसके बारे में एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए। फिर एक बार आपने तय कर लिया कि आपका गोल क्या है और आपको क्या करना चाहिए, तो फिर आपको उस गोल तक जाने के लिए पूरा प्रयास करना होगा। दूसरा ऑब्जर्व यानी व्यक्ति को अपने अभ्यास की समीक्षा करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि अब वो कितने प्रोग्रेस में है। और लास्ट में आता है C यानी करेक्ट। अपने आप को आंकने के बाद आपको आपकी गलतियां और साथ ही साथ आपको आपके सुधारे जाने की गुंजाइशों का पता चलता है। फिर क्या? फिर आपको उस सुधारे जाने वाले गलतियों को सुधारना होगा। ऐसा करने पर आप निरंतर कोशिशों के बाद शायद अपने गोल तक पहुंच पाए। अब आते हैं 8वें चैप्टर पर। 8वें चैप्टर में लेखक पेरेंट्स और बच्चों के बीच का संबंध के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि पेरेंट्स चाहे जितने भी बिजी हो, उन्हें कुछ समय तो निकालना होगा अपने बच्चों के खातिर। बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ समय बिताना बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ समय बिताएंगे तो इससे उनके भीतर कई सारे इमोशन का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो दया हो, करुणा हो या किसी भी तरीके का विचार हो। लेखक फिर आगे कहते हैं, आज के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका अनुभव वे बच्चों को खेल खेल में सिखा दें। ये इंटरेक्शन दोनों के लिए एक सीखने का पड़ाव होता है। जिस तरह से पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, उसी तरह से बच्चे भी पेरेंट्स को बहुत कुछ सिखा देते हैं। बच्चे आज में जीते हैं, वे आज के दुख को दुख और सुख को सुख मानते हैं। लेकिन बड़ों का तो हाल एकदम बेहाल है।
उन्हें कोई भी चीज करने से पहले एक क्लियर गोल बनाना पड़ता है, और उस गोल तक जाने के लिए, उस प्रोसेस को करने के लिए उन्हें रिवॉर्ड चाहिए होता है। लेकिन बच्चों के लिए ऐसा कहना शायद सही नहीं होगा। लेखक हमें आगे बताते हैं कि किसी भी चीज को सिखाते समय आप स्वयं भी उस चीज को सीख लेते हैं, इसलिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए। अगर चैप्टर 9 की बात किया जाए तो चैप्टर 9 जो है वो चैप्टर 8 का एक एक्सटेंशन है, ऐसा मान लीजिए। चैप्टर 9 में लेखक हमें आज में जीने की बात सिखाते हैं। आज हमने क्या सीखा, वो कौन सी चीज है जो हमें ग्रोथ के प्रोसेस की अनुभूति करा रही है। रोज नया सीखिए, उस सीख को अपने हिसाब से बेहतरीन बनाइए। हर नया सीख आपको बेहतर दिशा की ओर ले जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि समय के साथ साथ हमारे भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, साथ ही साथ सामाजिक दायित्व भी बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास चॉइस है अपने जीवन को बदलने की, और ये ताकत है अपने फैसले पर खड़े रहने की, तो आप क्या चुनेंगे? द चॉइस इज योर्स।